हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चंस को किया था जिसमें हमने बहुत सारे एटमॉस्फेरिक सॉरी हमने एक रीजनल क्लाइमेट के बहुत सारे कंपोनेंट देखे और उस कंपोनेंट से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करने की एक अप्रोच सीखी। तो उसी सिलसिले में हमने एक क्वेश्चंस कल किया है और जो अप्रोच सीखी उससे कैसे और कई सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करते करते लास्ट में हमने कुछ पॉइंट्स बता दिए थे और साथ में ये भी बता दिया था कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया था कि इन क्वेश्चंस को, जो अगला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। कुछ पॉइंट्स इनके मैंने देने के लिए कहे थे, तो हम उसी सिलसिले में बात करते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड आप रुकिएगा ना और सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए अपने पॉइंट से नहीं भटकेंगे। हमें जिन टॉपिक्स पे बात करना है उन टॉपिक्स पे डायरेक्ट बात करते हुए क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आंसर राइटिंग क्लास है, बहुत सारे टॉपिक्स इस वक्त आपको नहीं समझाने कि अगर हम बहुत सारे टॉपिक समझाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं हम कंटेंट से दूर हो जाएंगे। हमारा देखिए, हम आपको बहुत पहले से, जब से आंसर राइटिंग क्लासेस में आपको बुक करा रहा हूँ, हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ। फिलहाल के लिए जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं वो कल की क्लास में ज़रूर रहे होंगे, तो वो एक बार 2 मिनट का समय लेके, जब तक मैं इन क्लासेस की अप्रोच बता रहा हूँ तब तक आप जल्दी से इन पॉइंट्स को याद कीजिए और इन पॉइंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं आप वो निकालने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई आज जुड़ा होगा। इस आंसर जो ये जो आंसर राइटिंग ये जो आंसर राइटिंग क्लासेस मैं करा रहा हूँ, इनमें हमारा मेन फोकस किस पे है? मेन फोकस हमारा थिंकिंग प्रोसेस पे है। किस पे? थिंकिंग प्रोसेस पे। अब आप बोलेंगे कि सर थिंकिंग प्रोसेस पे क्यों? बेटा थिंकिंग प्रोसेस पे इसलिए फोकस रखें कि यदि हम पढ़ते वक्त हमारी थिंकिंग सही होगी, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, बुक कैसे पढ़ना है, उन नोट्स को, जो भी बुक में पॉइंट है उनको अपने नोट्स में कैसे ऐड करना है, हमारा थॉट प्रोसेस यदि क्लियर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट देता हूँ ना, जो भी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, मैं साथ में ये भी बताता चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स पे कैसे अपने मेंस के नोट्स तैयार कर लें। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स पे, इसीलिए मैंने यूपीएससी के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पीसीएस की तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो ही जाती है, पीसीएस की तैयारी तो बहुत अच्छे से हो जाती है। साथ ही साथ हमारी एक और तैयारी बहुत तेजी से होती है कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो टू द पॉइंट बनना शुरू हो जाते हैं और उनका रिलेवेंस हमारे मेंस एग्जाम में होता है। वो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे नोट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम आंसर राइटिंग अपनी थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हैं जिससे हमारे नोट्स अच्छे होते हैं, और अगर नोट्स अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स इंप्रूव होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप में से कोई ये कमेंट करे कि आप पूरा आंसर नहीं लिखाते, नहीं, क्योंकि आपके शब्द, आपकी जो भाषा है इंट्रो लिखने की, है ना, फिर उसके बाद मेन बॉडी पे डिस्कशन करने की, सत्यप्रकाश सर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सत्यप्रकाश सर बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, फिर उसके कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। मेरा यहाँ पे काम ये है कि आंसर राइटिंग पे पॉइंट्स समझाने हैं आपको, नोट मेकिंग पे फोकस करना है कि इन आप देखिए इन क्वेश्चन से आप कैसे नोट्स बना सकते हैं और आपके मेन्स के नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। फिर मेन बॉडी पे आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी, आपका लिखने का तरीका कुछ और होगा और कंक्लूजन का आपका लिखने का तरीका कुछ और होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप सीखें, मेन बॉडी सीखें, कंक्लूजन सीखें। हमारे पास अगर मेन बॉडी में लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चंस में आंसर लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, तो ना ही आप इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे, मेन बॉडी तो लिख ही नहीं पाएंगे और कंक्लूजन भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट को लाने के लिए हमारे नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? नोट्स। इस कंटेंट को लाने के लिए, तो अगर हमारे नोट्स, अब प्रॉब्लम क्या आती कि अगर हमारे नोट्स में ही कंटेंट ना हुआ, तब क्या होगा? तो इस नोट्स में अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, वो भी फालतू का कंटेंट नहीं, जो हमारे मेंस के लिए रिलेवेंट है वो, और कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें अदर स्टूडेंट्स से इनरिच करें, अदर स्टूडेंट से एज दिलाएं, उसके लिए हम ये आंसर राइटिंग सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ठीक है।
फालतू की बात थी, आप सबके लिए लगी होगी, लेकिन जो ये कर रहा है कंटिन्यूसली उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमारे पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख करें तथा स्थानीय मौसम की स्थिति पर उनके प्रभाव को उदाहरण सहित समझाएं। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस। पहला पॉइंट, ये इसके बारे में मैं आपको कंटेंट नहीं, इस पॉइंट के बारे में मैं आपको कंटेंट इसलिए नहीं दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बोल लीजिए या फिर नॉलेज बेस पे पूरा आधारित है। क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। पूछा गया है मेजर माउंटेन रेंजेस। ठीक है, मेजर माउंटेन रेंजेस पूछी गई हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, ध्यान से, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पूछी गई हैं, इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ बताना है। सबसे पहले ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर। अब आपके पास अलाइनमेंट करने के लिए कई तरीके हैं, आप नॉर्थ टू वेस्ट कर दें, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ सारी कर दें, या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे कर लें, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर साउथ टू नॉर्थ, या नॉर्थ टू साउथ, या ईस्ट टू वेस्ट। जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस आपको याद हैं एग्जाम के टाइम पे, जिस दिन आप एग्जाम देने गए हैं अगर, या जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, उस समय आपके सामने माउंटेन रेंजेस के जितने भी पॉइंट्स आपको याद आए, आप अगर उनको ऐसे अलाइन कर दें, तो सबसे पहले आप माउंटेन रेंजेस के बारे में बता दीजिए। रॉकी माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन, हिमालय के बारे में, जो भी आप एप्लीसियन माउंटेन, जो भी आपको याद आ रहे हैं, आप उनके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट को मेंशन करेंगे पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स। क्या ये पॉइंट आपकी समझ में आया, पहले ये बताइए। ये पूरा का पूरा पॉइंट 5 स्टार वाला है, क्योंकि ये हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ही आधारित है। क्या अब मैं इसको इरेज कर दूं, क्या ये आप अपने नोट्स में, ये एनसीईआरटी की बुक्स में कहीं पे भी आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जितनी नॉलेज आपके पास है, अगर नहीं है तो आप पढ़ेंगे या पढ़ लीजिए, अगर है तो बस उसके बेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा इंक्लूड करना है, आंसर में सिर्फ बता देना है। क्लियर है? क्या ये मेन बॉडी का पहला आंसर का पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ आ गया? विश्व की प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में, विश्व की पर्वत की प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में आपको बताना है। क्या ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्या है, एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन वेदर कंडीशन। स्थानीय मौसम की स्थिति पर उनके प्रभाव को उदाहरण सहित बताना है। स्थानीय मौसम किनका, ध्यान से देखिए, मैं अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मेजर माउंटेन रेंजेस। क्लियर? मेजर माउंटेन रेंजेस कहाँ की, वर्ल्ड की। ठीक, पहले तो हमें क्या बताना था, इनका अलाइनमेंट बताना था। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपको सबसे पहले अलाइनमेंट बताना था। उसके बाद क्या बताना था, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। समय बर्बाद करने के, अगर वीडियो ओपन किया है तो समय नहीं बर्बाद करना है, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को हमने तोड़ लिया है। एक पॉइंट हमने उसका डिस्कस कर लिया कि मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में बताना था, वो हम समझ गए हैं, वो हमारी नॉलेज बेस पे। अब हम थोड़ा थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, अपन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड की मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर रहा है, उनके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए बोल दिया है पहला पार्ट। ठीक, ये हमारा पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का। ठीक, अब देखिए ध्यान से, उसके बाद इन मेजर माउंटेन्स का क्या पूछा है, इन मेजर माउंटेन्स का पूछा है इम्पैक्ट। इन मेजर माउंटेन्स का क्या पूछा है, इम्पैक्ट ऑन देयर लोकल वेदर कंडीशंस। कहाँ पे, लोकल वेदर कंडीशंस पे इनका इम्पैक्ट बताना है। कहाँ पे, लोकल वेदर कंडीशंस, लोकल वेदर कंडीशंस पे इनका इम्पैक्ट बताना है, यानी कि
स्थानीय स्थानीय मौसम की स्थिति पे उसका प्रभाव बताना है। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। ठीक ठीक। अब ध्यान से, ये पूरा का पूरा पार्ट किस बेस पे है? नॉलेज बेस पे है। क्या आप ये अपनी एनसीईआरटी या जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं या जहां से भी आपने पढ़ा है, क्या आप वहां से इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट, मतलब इस पार्ट को नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये पूरा नॉलेज बेस है। हमको यहाँ पे अगर माउंटेन रेंजेस, अब आप समझ जाइएगा कि सिर्फ माउंटेन रेंजेस आपको अलाइन कर देनी है। आप चाहें तो जिस भी अलाइनमेंट में बताना चाहें आप बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी अलाइनमेंट पे आप बता सकते हैं। पहला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरे पार्ट पे हमको इनका इम्पैक्ट बताना है। ठीक, अब इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है जरा देखते हैं इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। क्योंकि रीजनल क्लाइमेट पे, स्थानीय मौसम में, लोकल वेदर कंडीशंस पे जब भी बात आई है, रीजनल क्लाइमेट पे हमने जब भी बात करी है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स खुल के आए हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, एक ये पॉइंट हमारे मन में हमेशा आता है, यानी वायुमंडल की, यानी वातावरण का कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको याद आ रहा हो, तो जिनको याद आ रहा है वो अपने नोट्स में साथ में लिख लें या समझते हुए जाने। ठीक है, क्या हम सौर विकिरण के बारे में बात नहीं कर सकते? सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। ठीक है, सौर विकिरण के बारे में हमने बात करी। ठीक। इसी रीजनल क्लाइमेट पे क्या हम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं से हमने बात निकाली थी ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में, वहीं से हमने पॉइंट निकाला है। ठीक है, उन्हीं नोट्स से पॉइंट है, कल वाली क्लास से वही अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। क्या हम एयर प्रेशर के बारे में नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हम क्लाउड्स के बारे में नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हम जोग्राफिकल फीचर्स कुछ नहीं बता सकते? उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती। सर आपने ओशियनिक प्रेशर्स के बारे में बोला था, उसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स रेंजेस की बात हो रही, तो क्या ओशियनिक प्रेशर का पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो हम उसके बारे में कंटेंट लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है जहाँ पे ओशियनिक प्रेशर के बारे में हमको लिखने को आएगा तो हम लिखेंगे। क्या हम विंड्स के बारे में सर नहीं बता रहे थे? बता रहे थे। क्या हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में नहीं बता सकते? बता सकते। अब ध्यान से देखिए, ये माउंटेन रेंजेस इम्पैक्ट डाल रही हैं कहाँ पे? लोकल वेदर कंडीशंस पे। क्वेश्चन को मैंने तोड़ लिया था। ये माउंटेन रेंजेस इम्पैक्ट डाल रही हैं लोकल वेदर कंडीशंस पे, स्थानीय मौसम की स्थिति पे। अब स्थानीय मौसम में कौन कौन सी स्थितियां हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, तो ये माउंटेन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे क्या प्रभाव डालते हैं? सौर विकिरण से क्या प्रभाव है? ठीक। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है इन माउंटेन्स की वजह से? ह्यूमिडिटी ऑन प्रेसिपिटेशन पे क्या इम्पैक्ट है इन माउंटेन्स की वजह से? इन माउंटेन रेंजेस की वजह से एयर प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट है? जोग्राफिकल फीचर्स पे है तो बताएंगे, ओशियनिक प्रेशर पे है तो बताएंगे, विंड का क्या इम्पैक्ट है और ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट है। अगर इनमें से क्लाइमेट पे, इन माउंटेन्स की वजह से स्थानीय मौसम में किसी का पॉइंट अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लिखना है, जितने आपको याद आ रहे हैं या जितने लिखे जा सकते हैं। अब यार ओशियनिक प्रेशर पे हम कहाँ लिख पाएंगे? माउंटेन्स की बात हो रही है, आप ओशियनिक प्रेशर पे क्या लिखना शुरू कर दोगे? नहीं। ये रीजनल क्लाइमेट के कंपोनेंट मैंने आपको बताए, ध्यान से। ये रीजनल क्लाइमेट के कंपोनेंट मैंने आपको दिए हैं। रीजनल क्लाइमेट के कंपोनेंट मैंने आपको दिए हैं, तो इन कंपोनेंट में जितने आंसर्स के लिए रिक्वायरमेंट है आप उतने के पॉइंट्स लिखिए, आगे बढ़ जाइए। अब इस क्वेश्चंस का मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको दूंगा, आपको उन पे क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आपके नोट्स में वो कंटेंट नहीं है, ऐड करेंगे। कुछ इंडेक्स्ड कंटेंट मैं आपको पॉइंट वाइज दे दूंगा, आप अपनी बुक से उसके बारे में पढ़ लेंगे, या फिर या फिर या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं,
आप वहां से उसके बारे में, उस पॉइंट के बारे में गूगल कर लें। आप उस पॉइंट के बारे में इनरिच्ड कंटेंट निकाल के अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लें, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इनरिच्ड हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंटेंट पर। ध्यान से, अगर ध्यान से किनकी बात हो रही है, पर्वत श्रृंखलाओं की, पर्वत श्रृंखलाओं की बात हो रही है। तो अगर हम सोलर रेडिएशन की बात करें, मैं थोड़ा सा पेनल्टी कर लेता हूँ। अगर मैं सोलर रेडिएशन की बात करूँ, सोलर रेडिएशन मैं हिंदी में लिख दूं, सौर सौर विकिरण की अगर हम बात करें, तो क्या यहाँ से एल्बिडो इफेक्ट हमारे मन में नहीं आता है? क्या हमारे मन में एल्बिडो इफेक्ट नहीं आ रहा? अब ध्यान रखिएगा, इस ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको दे दिया है। एल्बिडो इफेक्ट हम हमेशा आपको पर्वत में ही देखने को मिलेगा ज्यादातर। आपको इस माउंटेन के, अब इस पॉइंट के बारे में आपको एल्बिडो इफेक्ट के बारे में अपने नोट्स में लिखना है, और इस आंसर में एल्बिडो इफेक्ट के बारे में लिखा जा सकता है सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि माउंटेन्स में जो एल्बिडो इफेक्ट होता है, माउंटेन में जो एल्बिडो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है, जिससे सौर विकिरण ज्यादा होता है, सौर विकिरण ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो स्थानीय स्थानीय तापमान है, यानी लोकल टेम्परेचर जो है, वो क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। यानी आपने देखा कि इन माउंटेन्स की वजह से एक एल्बिडो इफेक्ट हमारे सामने आता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? क्या आप ये नहीं बता देंगे? अच्छा, एक पॉइंट में और आपके सामने, जरा टेम्परेचर का अगर कॉन्सेप्ट आया है, इसका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट सामने आया, तो क्या अब आप वैली एंड माउंटेन ब्रिज का एग्जाम्पल नहीं दे देंगे? यही एग्जाम्पल होता है किसका, टेम्परेचर इन्वर्जन का। यही कॉन्सेप्ट किसका होता है, टेम्परेचर। ये देखिए, घाटी घाटी और पर्वत समीर, ठीक है, घाटी और पर्वत समीर, और यही तापमान व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट है। यही किसका कॉन्सेप्ट है, तापमान व्युत्क्रम का। यानी आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, कि वार्म एयर ऊपर और कोल्ड एयर नीचे, ये हो गया। और माउंटेन ब्रीज में आप देखेंगे कि ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा बनाने का तरीका चेंज करूं तो शायद आपको समझ आए। ऐसे समझिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वार्म एयर ऊपर आती है और कोल्ड एयर नीचे आती है, और इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, कूल। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन क्या होते हैं, कूल होते हैं, क्योंकि कूल एयर जो है, कोल्ड एयर वो नीचे आती है, कोल्ड एयर नीचे आती है, वार्म एयर ऊपर उठना स्टार्ट होती है। कैसे वार्म एयर यहाँ पे, कैसे वार्म एयर जाती है गर्म करने के लिए, और ये कैसे कोल्ड करने का प्रयास करती है। दिन के समय में और रात के समय में, ये डे का कॉन्सेप्ट होता है और ये नाइट का कॉन्सेप्ट होता है। आप ध्यान से समझ लीजिए, माउंटेन ब्रिज और, ध्यान से, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक सेकंड रहा, जो लैग हो रहा है, मैं एक मिनट, पेन नहीं चल रही, मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ। हेलो, आप शायद लैग ना हो, है ना? एक सेकंड। चलिए,
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था, इसमें यही था सिंपल। अगर आप समझे, जैसे माउंटेन है, ये वैली है, तो अगर दिन डे के टाइम पे क्या होगा, दिन के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, तो एयर क्या हुई, गर्म हुई, एयर गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो ऊपर कैसी एयर आ गई, वार्म एयर, नीचे कैसी आ गई एयर, कोल्ड एयर, यही तो होगा, क्योंकि ऊपर गर्म एयर, हवा गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, नीचे कोल्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट देने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के बारे में आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा अगले पॉइंट की तरफ चलूँ, तो क्या हम, तो टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहीं पे देख, टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। ठीक है, क्या हम ह्यूमिडिटी के बारे में नहीं बता सकते? ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या हम माउंटेन के बारे में अगर ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं? देखते हैं उसका। अच्छा, यहाँ से ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का एक साथ में ऐड करता हूँ, मैं साथ में ऐड करता हूँ, तो थोड़ा सा जगह मिलेगी हमको लिखने की। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक, यानी वर्षा, आर्द्रता और वर्षा। अब जरा हम इसके बारे में पॉइंट देखते हैं कि माउंटेन्स का क्या रोल है, माउंटेन्स का क्या रोल है स्थानीय मौसम की स्थितियों पे, जब, और उसका स्थानीय मौसम में वर्षा की स्थिति पे। ठीक है, इसके बारे में अगर देखते हैं, तो अगर आपको कुछ पॉइंट याद आ रहा हो, तो क्या आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे या आप अपने नोट्स में लिखने का प्रयास करेंगे? क्या आपके मन में इस समय ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पॉइंट आया या नहीं आया, ये पॉइंट सोचने वाला है। आपको ध्यान होगा, यहीं से आप रेन शैडो का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। रेन शैडो का मतलब कि अगर ये माउंटेन है, अगर इधर से विंड आई, तो इधर बादल उठ के यहाँ बारिश करा देते हैं, और इधर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। कौन सा? वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेन शैडो के बारे में। तो क्या हम इस पॉइंट के डिस्कस करने के समझ पाए हैं? तो ये माउंटेन का स्लोप क्या करता है, बादल उठते चले जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, बारिश हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्रेसिपिटेशन का, ये कॉन्सेप्ट क्या हमारी समझ में आया? अच्छा, क्या हम एयर प्रेशर के बारे में भी नहीं लिख सकते? एयर प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट नहीं लिख सकते माउंटेन्स में, कि ये माउंटेन कैसे एक बाधा के रूप में काम करते हैं, सबसे पहले तो एक बैरियर के रूप में काम करते हैं विंड पैटर्न के लिए। तो इससे दो साइडें जनरेट होती है, जैसे माउंटेन है, जैसे माउंटेन है, तो इधर वाली साइड से, इधर से हवा आ रही, मान लो ये हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही, तो ये कौन सी साइड हो गई, विंडवर्ड साइड हो जाती है। और ये कौन सी साइड हो जाती है, ये हो जाती है लीवर्ड साइड। ये कौन सी साइड हो गई, लीवर्ड साइड। तो जब भी आप देखेंगे, यहाँ पे सूखे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वर्षा की स्थिति आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये एयर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से लोकलाइज्ड विंड, लोकल विंड के बारे में भी बता सकते हैं, लोकल विंड के बारे में बता सकते हैं। जैसे चिनूक विंड के बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। किसके विंड के बारे में? चिनूक विंड का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोट कर सकते हैं अपने आंसर से। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इतनी आसानी से आपको समझ आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे हवा ऊपर उठती है, कैसे स्थानीय हवाओं का निर्माण, ये स्थानीय, कैसे स्थानीय हवाओं का निर्माण होता है, कैसे आप वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन शैडो, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, एयर प्रेशर, फिर लोकलाइज्ड विंड में चिनूक विंड का एग्जांपल आप दे रहे हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे आप देखेंगे कि पवन यानी विंड विक्षेपण, आप इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी अपने नोट्स में ऐड करें। सबसे पहले तो एक पॉइंट, आप यहाँ से विंड चैनलिंग के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो यहाँ से जो विंड पास होती है, ये विंड चैनलिंग इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। अच्छा, अगर हम क्लाउड्स के बारे में बात करें, तो क्लाउड्स के बारे में
एक पॉइंट क्लाउड्स के बारे में बताएं। तो ध्यान से, अगर ये माउंटेन है, ठीक है, अगर ये माउंटेन है तो जब हवा ऊपर उठती है तो बादल का निर्माण करती है, ठीक है, कैसे, बादलों का ही निर्माण कर रही होती है हवा जब ऊपर उठती है। तो आप कई बार देखते हैं कई तरीके के बादल हमको देखने को मिलते हैं कि ये जब बादल ऊपर उठते हैं तभी हमें बारिश देखने को ये। अब ये कैसे बादल बनते हैं, ये बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जा रहे हैं ऊपर, कम होता जा रहा है, ऊपर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, कब जो ये एयर कंडेंस हो जाती है। तो ये सारे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वो पॉइंट दे रहा हूँ जो इस सेंसस में लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से दिए, अगर आप खुद देखेंगे, मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वक्त दे दिए, जैसे एल्बिडो इफेक्ट के बारे में बता दिया। एल्बिडो इफेक्ट के बारे में आपके नोट्स में पॉइंट होना चाहिए, सोलर रेडिएशन से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रिसिपिटेशन से रिलेटेड, एयर प्रेशर से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास सोलर विकिरण पे लिख लिया, टेम्परेचर पे लिख लिया, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर और विंड्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, इन 5 पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन को मैंने समझाने का प्रयास किया। आप सबसे पहले तो 5-6 माउंटेन यहाँ बताएं, ठीक, और 5-6 पॉइंट यहाँ पे बताएं। आपने 10 पॉइंट लिख दिए, आपने 10 पॉइंट इस आंसर में लिख दिए, तो ये आंसर आपका बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया। आप ये तो देखिए, आपने सबसे पहले इसका पहला पार्ट किया कि वो मेजर माउंटेन रेंजेस, उनका अलाइनमेंट आपको बताना था। आपने चाहा तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिसमें बताना चाहा आपने उस तरीके से बता दिया, ठीक, उसका अलाइनमेंट बताया। फिर इन्हीं मेजर माउंटेन रेंजेस का लोकल वेदर कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट है। तो माउंटेन्स की वजह से क्या हो रहा है, एक एल्बिडो, माउंटेन्स की वजह से एल्बिडो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा। इन्हीं माउंटेन्स की वजह से वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, घाटी समीर, पर्वत समीर देखने को मिलता। फिर वहीं से आपको इन्हीं माउंटेन्स की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। यानी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं कौन, इसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल 6, रेन शेडो 7, ठीक, एयर प्रेशर 8, एयर प्रेशर में विंड वर्ड साइड लीवर्ड साइड 9, फिर लोकलाइज्ड विंड 10, जिन एग्जाम्पल के साथ तो 11, अगर लोकलाइज्ड विंड का एक दो एग्जाम्पल देना तो 11-12 पॉइंट हो गए आपके। पवन विक्षेपण का पॉइंट 12, विंड चैनलिंग का पॉइंट, ये देखिए माउंटेन की वजह से विंड चैनलिंग का पॉइंट 13, क्लाउड्स का फॉर्मेशन, इन्हीं माउंटेन्स की वजह से कैसे क्लाउड्स का विंड ऊपर उठती है और कैसे बादलों का निर्माण करती है, इधर वर्षा हो जाती है इधर वर्षा नहीं हो पाती। 13-14 पॉइंट हो गए, सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं और माउंटेन्स का इम्पैक्ट दिखा दिया। इम्पैक्ट कौन कौन सा, अब अगर आपके मन में यही डाउट हो जाए, इसका आंसर बाद में करते हैं, पहले अगर आप पिछले क्वेश्चन का इम्पैक्ट ही देख लें, पिछले क्वेश्चन का इम्पैक्ट ही देख लें तो कौन कौन से आ गए। एल्बिडो इफेक्ट हो गया, एल्बिडो इफेक्ट हो गया, उसके बाद टेम्परेचर, एल्बिडो इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर का एक पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, के बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल, उसके बाद रेन शैडो, उसके बाद विंडवर्ड लीवर्ड, विंड वर्ड साइड, लीवर्ड साइड, लोकलाइज्ड विंड यानी पवने स्थानीय पवने, उसके बाद पवन विक्षेपण, उसके बाद पवन चैनलिंग, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13-14 पॉइंट्स आपके सामने पिछले क्वेश्चंस के तो यूं आपके सामने निकल के आए हैं। ये सारे पॉइंट्स अब अगर आपके नोट्स में ऐड हो जाएं तो आपका कंटेंट कितना इनरिच्ड हो जाएगा, आपने सोचा है। इस कंटेंट को इस कंटेंट को इनरिच करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के क्या मैंने आपको सही सलामत कंटेंट देने का प्रयास किया, आप देखिए कि मैंने आपको हर कोई इस क्वेश्चन के पूरे नेचर को आपको समझा दिया।
सारे सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके सामने ओपन कर दिए थे। सारे एक्सपेक्ट ओपन करने के साथ क्या हमने इन सारे पॉइंट्स को एक बार, मैं 1 मिनट का टाइम लेके फिर से आपके सामने सारे पॉइंट्स में रिपीट कर देता हूँ। क्यों? एल्बिडो इफेक्ट माउंटेन की वजह से, ठीक। टेम्परेचर का इम्पैक्ट माउंटेन की वजह से, वैली ब्रिज माउंटेन की वजह से, माउंटेन ब्रिज माउंटेन्स की वजह से, टेम्परेचर इन्वर्जन माउंटेन की वजह से, ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन, रेन शैडो वृष्टि छाया क्षेत्र माउंटेन, विंडवर्ल्ड साइड माउंटेन, लीवर्ड साइड माउंटेन, बाधा के रूप में माउंटेन, लोकलाइज्ड विंड स्थानीय हवाएं माउंटेन, चिनूक एग्जाम्पल माउंटेन, विक्षेपण पवन विक्षेपण माउंटेन, विंड चैनलिंग माउंटेन, क्लाउड फॉर्मेशन माउंटेन की वजह से। माउंटेन की वजह से स्थानीय मौसम पे इतने सारे इम्पैक्ट हैं। अब अगर आपके मन में कुछ और आ जाए ध्यान में, आपके नोट्स में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप माउंटेन्स के बारे में है, तो आप बहुत इजीली उसके आंसर्स को कर सकते हैं। यार फिर से लैग हुआ यार, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ जैसे, तो जैसे ये पेन चलाए तो यहाँ पे लैग हो जाता है, फिर वो वर्ड नहीं लिख पाते हम। तो ये सिर्फ एल्बिडो इफेक्ट, जितने भी यहाँ पे इम्पैक्ट मैंने बताया वो इम्पैक्ट किसकी वजह से थे? वो इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट माउंटेन की वजह से हैं, माउंटेन रेंजेस की वजह से हैं। किन पे? लोकल वेदर कंडीशंस पे। कहाँ पे? स्थानीय मौसम की स्थिति पर। किनकी वजह से? पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से। तो क्या हम पहले पार्ट में पर्वत श्रृंखलाएं नहीं बता देंगे? क्या हम दूसरे पार्ट में उनका इम्पैक्ट नहीं बता देंगे? क्या अब हम इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में है या नहीं? अगर हैं तो हम जरा अगले क्वेश्चन का सिर्फ एक इसका अप्रोच देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम इसकी वो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पूछा गया है, क्या पूछा गया? क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? क्रायोस्फीयर ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक। इफेक्ट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट की। और क्लाइमेट की बात आते ही हमारे मन में कौन से पॉइंट आते हैं, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए। क्लाइमेट की बात आते ही हमारे मन में सबसे पहले कौन से पॉइंट आते हैं? हमने क्लाइमेट को लेके, चाहे वो ग्लोबल क्लाइमेट हो चाहे वो रीजनल क्लाइमेट हो, ठीक है, हमने सबसे पहले कुछ अपने मन में कुछ पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, क्लाउड, जोग्राफिकल फीचर, ओशियनिक प्रेशर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या हमने ये सारे पॉइंट्स लिख नहीं रखे? तो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट बताना है। क्लाइमेट के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, क्लाइमेट के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे ये बताइए। अगर क्लाइमेट के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, अगर क्लाइमेट के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो एक सिंपल से सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। तो क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट, क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट सोलर रेडिएशन, क्रायोस्फीयर की वजह से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, क्लाउड, जोग्राफिकल फीचर, ओशियनिक फीचर, विंड, ह्यूमन एक्टिविटी। क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, यानी क्रायोस्फीयर का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे? क्रायोस्फीयर का इफेक्ट एयर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, क्लाउड, जोग्राफिकल फीचर, ओशियनिक प्रेशर, विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी क्रायोस्फीयर का इन इन जगहों पे क्या इम्पैक्ट है, यही तो बताना है। क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। अब अगर यहाँ पे हमको एक पॉइंट आ जाए, कल तैयार करके आइएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या हम इसका आंसर लिखने की स्थिति में होंगे कि नहीं? और जो भी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ वो अपने नोट्स में जरूर ऐड करिए, उनके बारे में कंटेंट अपने नोट्स में 3-4 पॉइंट्स में जरूर ऐड कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे यही किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत इजीली तरीके से लिख लिया होगा। और मैं 1 मिनट के अंदर सिर्फ वो पॉइंट, क्योंकि यही स्लाइड मैंने समझाई आपको ये, तो मैं सिर्फ पॉइंट लिख दे रहा हूँ। कौन कौन से? एल्बिडो इफेक्ट था एक,
उसकी वजह से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था। ऐसे लिख चुके हैं, मैं कई बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्बिडो इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, ठीक, माउंटेन ब्रीज। उसके बाद आपने क्या देखा था, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में आपने देखा था ओरोग्राफिक रेनफॉल, फिर विंडवर्ल्ड साइड, फिर लीवर्ड साइड, फिर लोकल विंड, फिर उसके बाद आपने एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा। फिर एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपने पवन विक्षेपण, पवन चैनलिंग, फिर चिनूक विंड यानी लोकल विंड की अगर बात करी थी मैंने, फिर क्लाउड फॉर्मेशन। ये पॉइंट आपने कल देखे थे, तो इनके बारे में आप लिख लीजिएगा। सॉरी, अभी मैंने देखे हैं, इनके बारे में आप ज़रूर लिख लें। और यहीं से हम अपने क्लास को आज एंड करते हैं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।